हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साइकेट्री के इस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे थे साइकोथेरेपी। और साइकोथेरेपी में हमने टाइप पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया था। और इसके साथ साथ हमने ग्रुप साइकोथेरेपी के बारे में डिस्कशन किया था। डिटेल में पढ़ा हमने ग्रुप साइकोथेरेपी को। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप का साइकोथेरेपी जो रहता है, और सेकेंड टाइप ऑफ साइकोथेरेपी का नाम है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। सेकेंड वन इज इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। तो नेक्स्ट आज हम साइकोथेरेपी का टाइप पढ़ रहे हैं, और उस साइकोथेरेपी का नाम है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी क्या होता है? इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी एक तरीके से ग्रुप साइकोथेरेपी का ब्रांच है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे? रिलेशनशिप, कोई भी जो फैमिली मेम्बर है या हेल्थ टीम है या हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए इस साइकोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, और क्या है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी? तो ये एक ब्रांच है किसका? ग्रुप साइकोथेरेपी का। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। It is a branch of group psychotherapy। ब्रांच है किसका? ग्रुप साइकोथेरेपी का। ब्रांच ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। ग्रुप साइकोथेरेपी की एक ब्रांच है। क्या करते हैं हम इसमें? तो इसको यूज किया जाता है इंप्रूव करने के लिए। इट इज यूज टू इंप्रूव क्या? रिलेशनशिप। यूज टू इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर, फैमिली के मेंबर के बीच में, बिटवीन फैमिली मेंबर, या आप कह सकते हो जो है हेल्थ टीम है, या हस्बैंड वाइफ है, या आप कह सकते हो हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ, या आप कह सकते हो हस्बैंड और वाइफ। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी जो है ब्रांच किसकी? ग्रुप साइकोथेरेपी का, जिसको काम में लिया जाता है इंप्रूव करने के लिए रिलेशनशिप किसके बीच में? तो मेंबर ऑफ फैमिली, फैमिली के मेंबर के बीच में, हेल्थ टीम के मेंबर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, इन सभी के अंदर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करें तो जो हमारे इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी है, दो तरीके की होती है ना। अगर टाइप्स की बात करें, टाइप ऑफ इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, तो दो तरीके की होती है। और दो तरीके कौन कौन से? तो एक होता है फैमिली इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। क्या? एक होती है फैमिली इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, और दूसरा है क्या? मैराइटल साइकोथेरेपी, मैराइटल इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ऐसी कौन सी थेरेपी है जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए को इम्प्रूव करने के लिए काम में लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थेरेपी जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या करने के लिए? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए काम में ली जाती है। इम्प्रूव हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, उस थेरेपी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे क्या? वो थेरेपी कौन सी है? मैराइटल इंटरपर्सनल थेरेपी। कौन सी थेरेपी? मैराइटल इंटरपर्सनल थेरेपी, है ना। आपको पूछा जाएगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी थेरेपी काम में ली जाती है, तो आप बताएंगे कौन सी? मैराइटल। नेक्स्ट दूसरी थेरेपी जो हमारी है फैमिली इंटरपर्सनल थेरेपी, और ये कहाँ कहाँ मिली जाती है? तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, है ना, उनके बीच में अगर कोई अनहेल्दी इन्वायरमेंट है तो उसको हेल्दी बनाने के लिए
है ना। तो क्या काम में लेते हैं, तो जो फैमिली इंटरपर्सनल थेरेपी जो है ये कहाँ काम में ली जाती है, तो इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव अनहेल्दी रिलेशनशिप unhealthy relationship between member of family, member of family, unhealthy relationship between member of family, है ना। एग्जाम्पल जैसे आपको पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से पेशेंट, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करो तो किसमें, तो जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अनहेल्दी रिलेशनशिप है ना, तो वहाँ कैसी थेरेपी दोगे आप, फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थेरेपी। एग्जाम्पल की बात करो तो अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, अगर पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अनहेल्दी रिलेशनशिप है ना, अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है, unhealthy relationship between parents and child, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, तो आप कैसी थेरेपी काम में लोगे, तो आप काम में लेंगे कैसी, कैसी थेरेपी, फैमिली थेरेपी। अगर पेशेंट है किसका, डीसीडी, डीसीडी मीन्स डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, किसका, डीसीडी का पेशेंट, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, यानी कि हिस्टीरिया का अगर कोई पेशेंट है, किसका पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट हिस्टीरिया से सफ़र कर रहा है, उस पेशेंट में जो आप थेरेपी दोगे वो भी कैसी होगी, फैमिली थेरेपी। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप को आपने इम्प्रूव करना है तो आप थेरेपी दोगे कौन सी, मैरिटल थेरेपी। और पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप को मेंटेन करना है तो आप कैसी थेरेपी दोगे, फैमिली इंटरपर्सनल थेरेपी, या हिस्टीरिया के पेशेंट में भी फैमिली थेरेपी का मिल जाती है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारी थेरेपी रहती है उसका नाम है मिलियोथेरेपी। नेक्स्ट इज मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी क्या होता है, मिलियोथेरेपी, तो मिलियोथेरेपी को इन्वायरमेंटल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल थेरेपी, ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल थेरेपी, इन्वायरमेंटल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। मिलियोथेरेपी जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी, एक मैक्सवेल नाम के एक भाई साहब हुए थे, है ना, मैक्सवेल नाम से एक भाई साहब हुए थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो आपको पूछा जा सकता है इंट्रोड्यूस बाई, तो आप बताएंगे क्या, इंट्रोड्यूस बाई मैक्सवेल, एक मैक्सवेल नाम के भाई साहब हुए थे, उन्होंने क्या किया, इस थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया। कैसे की जाती है, प्रोसीजर कैसे की जाएगी, अगर प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर तो प्रोसीजर क्या रहेगा, तो क्या करते हैं हम, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया जाएगा, पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है उसको ड्यूरिंग दी थेरेपी क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट जो है मॉडिफाई किया जाएगा, और मॉडिफाई करके क्या करेंगे, उसको स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देंगे, है ना, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देंगे। और ये थेरेपी जो है जैसे डिप्रेसिव पेशेंट है ना, तो उसके अंदर क्या करना है आपने, उसका इन्वायरमेंट चेंज करेंगे आप, और इन्वायरमेंट चेंज करके उसको अगर स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट देंगे तो वो बार बार स्टिमुलेट होगा, है ना। तो आपने क्या करना होता है, इन्वायरमेंट को चेंज करना होता है। तो क्या करते हैं इसमें, मिलियोथेरेपी जिसको एनवायरमेंटल थेरेपी बोलते हैं, मैक्सवेल नाम के भाई साहब हुए थे जिन्होंने दी। और कैसे दी जाती है, ये प्रोसीजर क्या है, किसमें क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया जाता है, इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे, है ना, ड्यूरिंग थेरेपी। ड्यूरिंग थेरेपी, थेरेपी के दौरान आपने क्या करना है, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना है। इसके अलावा क्या करेंगे आप, पेशेंट को कौन सा, तो इन्वायरमेंट जब आप मॉडिफाई करेंगे तो इन्वायरमेंट देंगे कैसा, तो पेशेंट को आप क्या करेंगे, स्टीमुलेटिंग इन्वायरमेंट देंगे, कैसा इन्वायरमेंट देंगे, स्टीमुलेटिंग इन्वायरमेंट, in which provide
स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ ए पेशेंट, डिप्रेसिव पेशेंट। जैसे डिप्रेसिव पेशेंट है तो उसको आप क्या करेंगे, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे, है ना, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि यानी कि एक पेशेंट है ना, आपको पूछा जा सकता है कि लाइट थेरेपी जो है वो कौन से पेशेंट के लिए काम में ली जाती है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि लाइट थेरेपी इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ पेशेंट। लाइट थेरेपी इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ पेशेंट। यूज फॉर विच टाइप ऑफ पेशेंट, कौन से टाइप के पेशेंट के लिए आप लाइट थेरेपी काम में लेते हो। तो लाइट थेरेपी भी क्या है, एक तरीके का मॉडिफिकेशन है थेरेपी का, है ना। और लाइट थेरेपी एक तरीके का क्या है, इन्वायरमेंटल थेरेपी का एग्जाम्पल है। तो किसके अंदर देंगे ये, तो डिप्रेसिव पेशेंट, अभी अभी हमने कहा कि डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए आप क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। तो अगर आपको पूछे कि लाइट थेरेपी आर यूज फॉर विच टाइप ऑफ पेशेंट, तो आप बोलेंगे डिप्रेसिव पेशेंट। तो डिप्रेसिव पेशेंट है उसको आप क्या करते हो, लाइट थेरेपी प्रोवाइड करते हो। अगर पेशेंट कैसा है, मेनिया का पेशेंट है, हमने कहा कि पेशेंट अगर डिप्रेसिव है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टिमुलेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। और अगर पेशेंट कैसा है, पेशेंट अगर मैनिक है, पेशेंट कैसा है, अगर मेनिया का पेशेंट है ना, अगर कोई मेनिया का पेशेंट है, वायलेंट पेशेंट है, अगर ऐसा पेशेंट है तो आपने क्या करना है, नॉन स्टिमुलेंट इन्वायरमेंट देना है। प्रोवाइड नॉन स्टिमुलेंट, नॉन स्टिमुलेंट stimulant environment to the नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द, जैसे पेशेंट किसका है, मेनिया का पेशेंट है, मेनिया पेशेंट, पेशेंट वायलेंट है, यानी कि कुछ छोटी छोटी बात पे मारने को भागता है, या मरीज हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। तो उन सभी कंडीशन में आपने क्या करना है, पेशेंट को नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। तो फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जो किसका था, मेनिया का एक पेशेंट था, और मेनिया का पेशेंट क्या हो गया है, हाइपर एक्टिव हो गया है। एज ए नर्स, यानी कि आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मेनिया का पेशेंट था और वो क्या हो गया है, हाइपर एक्टिव हो गया है, तो उस दौरान आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन for when a manic patient, when a manic patient is become hyperactive, become hyperactive। एक मैनिक पेशेंट जो क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया है, तो उस कंडीशन में आप कौन सी थेरेपी देंगे, जो है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करेंगे। तो ए ऑप्शन है आपके पास कि आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, ए ऑप्शन तो है कि आप प्रोटेक्ट करेंगे सेल्फ को। बी ऑप्शन है प्रोटेक्ट करेंगे पेशेंट को। प्रोटेक्ट टू पेशेंट। सी ऑप्शन है जो दूसरे पेशेंट है वार्ड में उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरे पेशेंट को। और डी ऑप्शन है कि आप सारे ही काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे पेशेंट को, या जितने भी पेशेंट वार्ड में उन सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है,
ना खुद को प्रोटेक्ट करना है, ना अकेले उस पेशेंट को, है ना। आपने क्या करना है, सारी खुद को भी बचाना है, खुद के साथ साथ उस पेशेंट को भी इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, और इसके साथ साथ वार्ड में जो दूसरे पेशेंट है उनको भी आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जो आपका आंसर रहेगा वो क्या है, डी, है ना। आपने क्या करना है, खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और जो दूसरे पेशेंट वार्ड में हैं उनको भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट थेरेपी है, और उस थेरेपी का नाम है बीबलियो थेरेपी। नेक्स्ट हमारा थेरेपी का टाइप है बीबलियो थेरेपी। नेक्स्ट इज बीबलियो थेरेपी। बीबलियो थेरेपी क्या, बीबलियो थेरेपी, और बीबलियो थेरेपी को दूसरे वर्ड में एक्टिविटी थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी थेरेपी। किस नाम से भी जाना जाता है, एक्टिविटी थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या इंक्लूड करोगे इसमें, और क्या क्या आता है, इंक्लूड क्या करते हैं, तो बिब्लियोथेरेपी में क्या करेंगे हम, क्या है बिब्लियोथेरेपी में, तो बिब्लियोथेरेपी में जैसे राइटिंग थेरेपी है ना, एक्टिविटी थेरेपी इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो जैसे राइटिंग थेरेपी है, क्या करते हैं राइटिंग थेरेपी में, तो जैसे आपका एक पेशेंट है, किसका, बाईपोलर का, किसका, बाईपोलर का पेशेंट है, उस पेशेंट में आप कैसी थेरेपी देते हो, राइटिंग थेरेपी देते हो। कैसे, कि ये क्या करेगी, पेशेंट का जैसे ही पेशेंट को आप कोई काम बोलोगे लिखने के लिए, तो पेशेंट जब राइट करेगा तो एक तो क्या करेगा ये, उससे आपको पेशेंट का क्या हो जाएगा, अटेंशन बढ़ेगा, है ना, अटेंशन बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि उस पेशेंट का जो है स्ट्रेस में आ रहा है पेशेंट, तो स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगी, क्योंकि जब वो राइट करेगा तो उसका ध्यान जो क्या चला जाएगा, राइटिंग पे फोकस करेगा, वो अटेंशन करना शुरू करेगा, और जब वो राइटिंग पे अटेंशन करना शुरू करेगा तो पेशेंट्स का स्ट्रेस जो है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और पेशेंट अपनी इंटरनल फीलिंग को क्या करने लगेगा, एक्सप्लोर करने लगेगा। तो आपने क्या करना है, राइटिंग थेरेपी, और राइटिंग थेरेपी कैसे पेशेंट को, बाईपोलर पेशेंट, जैसे बाईपोलर पेशेंट है तो आप उसको बोलें कि तुम लिखो, और उसको लिखने के लिए आप कुछ मटेरियल दें या खुद से लिखने का बोलें। ऐसा करने से क्या होगा, तो एक तो क्या होगा कि इंक्रीज करेगा अटेंशन ऑफ पेशेंट, क्या हेल्प करेगा, इंक्रीज अटेंशन ऑफ पेशेंट। इसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा, तो दूसरा क्या है कि पेशेंट का स्ट्रेस रिलीव होगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, रिलीव स्ट्रेस। क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। और तीसरा इसके साथ साथ क्या होगा, तो उसकी इंटरनल फीलिंग जो है वो क्या होगी, एक्सप्लोर होगी। एक्सप्लोर इंटरनल फीलिंग। तो इस तरीके से पेशेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, या आप एक्टिविटी थेरेपी में दूसरी थेरेपी दे सकते हो, उस थेरेपी का नाम क्या है, डाइवर्सन थेरेपी। इसके अलावा और क्या थेरेपी काम में ले सकते हो, तो आप डाइवर्सन थेरेपी काम में ले सकते हो। एक हो गया राइटिंग थेरेपी, दूसरा है डाइवर्सन थेरेपी। डाइवर्सन थेरेपी, डाइवर्सन थेरेपी। और डाइवर्सन थेरेपी जो है ये कहाँ यूज़ करते हैं, तो कोई पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है तो आप उसको जो है टीवी दिखाना शुरू कर दो, कार्टून दिखाना शुरू कर दो, या उसको क्या कर दो, सॉन्ग सुना दो, तो उससे क्या होगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, तो पेन की फीलिंग जो है वो धीरे धीरे कम होगी। या पेशेंट एंजियस हो रहा है, तो पेशेंट को आप क्या है, डाइवर्ट करें वहाँ से, कोई मनोरंजन लाइक चीज़ दिखाएं, तो उससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, एंजाइटी जो है वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगती है। तो क्या करना आपने, डाइवर्सन थेरेपी और कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, तो थेरेपी यूज़ की जाती है पेन और एंजाइटी में। कहाँ यूज़ करी जाती है, तो यूज इन पेन एंड एंजाइटी। पेशेंट को पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इस कंडीशन में आप जो थेरेपी काम में लेते हो उस थेरेपी का नाम है डाइवर्सन थेरेपी।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 5 साल या 6 साल का एक चाइल्ड है, 5-6 ईयर चाइल्ड है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कार्टून दिखा सकते हो, टीवी दिखा सकते हो, है ना। अगर 5-6 साल का एक बच्चा है, उसको अगर पेन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, तो आप उसको क्या कर दो, टीवी दिखाना शुरू कर दो या कार्टून दिखा दो, तो उससे उसकी एंजाइटी या पेन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। बट अलग अलग एज के हिसाब से जो है वो डाइवर्सन थेरेपी क्या क्या होती है, अलग होती है, अलग अलग एज के हिसाब से, अलग अलग पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि डाइवर्सन थेरेपी जो है वो सभी में सेम नहीं होती है, तो अलग अलग होती है। कैसे कि पर्सन का एज जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर मान लो एक 30 साल का अडल्ट है और उसको आप कार्टून दिखा रहे हो तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, तो उसको आप कार्टून दिखा के जो है डाइवर्सन थेरेपी नहीं दे सकते। तो आपने क्या करना है, पेशेंट की एज के हिसाब से, है ना, तो डाइवर्सन थेरेपी जो होती है वो चेंज होती है। डाइवर्सन थेरेपी क्या होगी, चेंज होती है। कब, एज के हिसाब से, शुड बी चेंज और अकॉर्डिंग टू एज एंड इंटरेस्ट। पेशेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसके हिसाब से भी क्या होती है, चेंज होती है ना, उसके हिसाब से यूज़ करना होता है हमें। जैसे ओल्ड पेशेंट है ना, एक 60 ईयर का पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, 60 ईयर ओल्ड पर्सन है, तो उसको अगर आप उसकी अगर बात करें तो वो क्या है, आध्यात्मिक चीज़ें जैसे डिवोशनल, जो है भगवान के गाने हैं, है ना, या जो है भजन कीर्तन है, ऐसी चीज़ें सुनने में खुश होगा, है ना। तो जैसे ओल्ड पेशेंट को अगर आप डाइवर्सनल थेरेपी देना चाहते हो, कोई ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट, तो उसको अगर आप डाइवर्सन थेरेपी देना चाहते हो तो आप उसको डिवोशनल सॉन्ग सुनाएं। अगर कोई ओल्ड पेशेंट है तो ओल्ड पेशेंट का इंटरेस्ट होगा किसमें, डिवोशनल सॉन्ग सुना दो उसको, है ना, आध्यात्मिक गीत। या उसको आप क्या कर सकते हो, कोई पुराने गाने हैं, पुराने गाने, ओल्ड सॉन्ग है ना, ऐसी चीज़ें सुनाई। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आज के टाइम में, है ना, जो लेटेस्ट थेरेपी चल रही है एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, उस थेरेपी का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है, लेटेस्ट थेरेपी, लेटेस्ट थेरेपी टू रिलीव एंजाइटी, लेटेस्ट थेरेपी टू रिलीव एंजाइटी इज, लेटेस्ट थेरेपी टू रिलीव एंजाइटी इज, तो क्या, कौन आप आंसर क्या बताएंगे, तो आप बोलेंगे कि जो लेटेस्ट थेरेपी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए काम में ली जा रही है वो थेरेपी कौन सी है, वो है म्यूजिक थेरेपी। कौन, म्यूजिक थेरेपी, है ना, म्यूजिक थेरेपी। तो जो है आ, आ, हम पढ़ रहे हैं थेरेपी, और थेरेपी में पढ़ रहे हैं बिब्लियोथेरेपी, जिसको हमने एक्टिविटी थेरेपी बोला, और उसमें हम अलग अलग थेरेपी पढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक जो है पेशेंट को एक्टिविटी करवाएं, जिससे क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है उसको स्टेबल किया जा सकता है ना। जैसे राइटिंग थेरेपी है, डाइवर्सन थेरेपी है ना। इसके अलावा ऑक्यूपेशन थेरेपी काम में ले सकते हो आप, है ना, एक होती है ऑक्यूपेशन थेरेपी, एक होती है ऑक्यूपेशन थेरेपी। इसके अलावा आप क्या काम में ले सकते हो, ऑक्यूपेशन थेरेपी, है ना, ऑक्यूपेशन थेरेपी। पेशेंट को कोई क्या दे दो, काम दे दो, ऑक्यूपेशन थेरेपी। तो ये जो है ये कुछ एक्टिविटी थेरेपी का एग्जाम्पल रहते हैं। नेक्स्ट हमारी थेरेपी रहती है, और उस थेरेपी का नाम है बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर साइकोथेरेपी, बिहेवियर साइकोथेरेपी।
बिहेवियर साइकोथेरेपी। बिहेवियर साइकोथेरेपी क्या होता है? बिहेवियर साइकोथेरेपी, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सन को लर्निंग टेक्निक सिखाई जाती है ना, यूज़ करते हुए पेशेंट का सॉरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लर्निंग टेक्निक को काम में लेते हुए पर्सन का जो है बिहेवियर क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है। किसमें? बिहेवियर थेरेपी में। क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप की लर्निंग टेक्निक को काम में लेके पेशेंट का क्या कर दिया जाए, बिहेवियर जो है उसको या तो मॉडिफाई कर दो या चेंज कर दो। वो किसके अंडर है? कैसी थेरेपी कहलाएगी? बिहेवियर थेरेपी। तो क्या करते हो? डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी। तो अगर बात करें, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक आर यूज टू मॉडिफाई। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लर्निंग टेक्निक यूज़ की जाती है मॉडिफाई करने के लिए। यूज टू मॉडिफाई एंड चेंज द बिहेवियर। एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ पेशेंट। और पेशेंट का बिहेवियर क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है ना, चेंज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम, जो बिहेवियर थेरेपी है इसमें तो हमने कहा कि मॉडिफाई या चेंज कर दिया जाता है बिहेवियर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लर्निंग टेक्निक को काम में लेते हुए, उसको हमने बोला बिहेवियर थेरेपी। और अगर आप क्या कर रहे हो, पेशेंट का परमानेंटली बिहेवियर चेंज कर रहे हो, है ना, कि डूइंग कोई चीज़ करवा के, तो उसको आप बोलते हो क्या? लर्निंग। अगर आपने परमानेंट बिहेवियर चेंज कर दिया किसी को कुछ सिखा के, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? लर्निंग बन जाएगी। अब हम बात करते हैं, कुछ टाइप रहते हैं बिहेवियर थेरेपी के, टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। टाइप्स, टाइप और टाइप की अगर बात करें तो काफ़ी टाइप्स की बिहेवियर थेरेपी रहती है, और उनके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी, तो एक होती है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी, एक होती है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एक होता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एक होती है फ्लूडिंग, एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक होता है एवर्जन थेरेपी, इसके अलावा एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव इन्फोर्समेंट थेरेपी, एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी, टाइप्स रहते हैं कुछ थेरेपी के, है ना। एक होता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एक होता है फ्लूडिंग, एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी, एक होता है एवर्जन थेरेपी, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी। टाइप्स हैं ये कुछ थेरेपी के। तो वन बाय वन हम बात करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी के बारे में। फर्स्ट वन इज सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, तो क्या होता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन? तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी
नंबर 1 इज सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन कहाँ यूज़ करते हैं? तो मोस्टली फोबिया के पेशेंट में। किसमें मोस्टली यूज़ की जाती है? फोबिया में। यूज़ कहाँ करते हैं? तो मोस्टली तो करते हैं फोबिया के पेशेंट में। फोबिया, इसके साथ साथ ओसीडी वाले पेशेंट में भी काम में लेते हैं, ओसीडी वाले पेशेंट में भी। बट मोस्टली कहाँ काम में ली जाती है? तो मोस्टली काम में लेते हैं किसमें? फोबिया के पेशेंट में, है ना, यूज़ की जाती है। जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो इंट्रोड्यूस बाई वॉल्फ्स, एक वॉल्फ्स नाम के भाई साहब हुए थे जिन्होंने इसको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। किसके द्वारा? वॉल्फ्स के द्वारा। करते क्या है? तो प्रोसीजर क्या रहेगा इसका? प्रोसीजर की बात करें, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में क्या रहेगा कि आपने क्या करना है? पेशेंट का धीरे धीरे फियर का इंटेंसिटी कम करना है। कि जो पेशेंट को डर लग रहा है उसको आपने धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है। पेशेंट को आपने बोला है कि तुम अपनी बॉडी को कंप्लीट तरीके से रिलैक्स करो, उसको आपने रिलैक्स करवाना है पेशेंट को। डर के बारे में, जिस चीज़ से उसको डर लगता है, उस पेशेंट के बारे में उस पेशेंट को आप क्या करते हो? धीरे धीरे उसको बताते हो कि देखो ये ऐसे ऐसे। जैसे मान लो किसी पर्सन को पानी से डर लगता है ना, जाने से, तो आपने क्या करना है? आपने पेशेंट को बताना है कि देखो तुम ऐसे सोचो कि तुम पानी में जा रहे हो, है ना। उसको ऐसे यानी कि इमेजिनेशन करवाना है कि जैसे वो रियल कर रहा है उन चीज़ों को। और ऐसे करते करते आपने क्या करना है? फिर उसके बाद पेशेंट को क्या करते हो? धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें फील करवाने के बाद माइंड में, और फिर उसको क्या करते हो? रियल स्टिमुलाई से क्या करवाते हो? वाकिफ़ करवा देते हो, उसके सामने फेस करवा दिया जाता है ना। तो क्या करते हैं प्रोसीजर में? तो प्रोसीजर में क्या किया जाएगा? ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या करना है? आपने इंटेंसिटी ऑफ फियर को कम करवाना है। क्या कराएंगे? ग्रेजुअली डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ फियर। धीरे धीरे आपने पेशेंट का फियर का इंटेंसिटी क्या करवाना है? कम करवाना है। क्या करवाना है? कम करवाना है। उसके बाद आपने पेशेंट को रिलैक्स इंस्ट्रक्ट करना है कि तुम क्या करो? रिलैक्स करो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिलैक्स द मसल। ये आपका क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि, यानी कि आपने इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि अरेंज, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट से आपको डर लगता है उसको क्या करें? आप अरेंज करें और उसके बारे में इमेजिन करें, है ना। उसके बाद आप क्या करें? सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को टू अरेंज द ऑब्जेक्ट, अरेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। और उसके बाद आपने उसको बोलना है कि इमेजिन अबाउट फियर, इमेजिन अबाउट फियर ऑब्जेक्ट। कि जिस ऑब्जेक्ट से तुम्हें डर लग रहा है, अब तुम उसके बारे में क्या करो? सोचो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि वो जस्ट तुम्हारे क्या है? पास में। उसके बाद आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? अलो करना है उसको, उसको आगे दे देनी है कि तुम क्या करो? रियल ऑब्जेक्ट से अभी अभी क्या करना है? नेचुरली क्या करना है? तुम्हें फेस करना है। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में आपने क्या कर देना है? अलाउ, पेशेंट को आज्ञा दे देना है टू फेस द नेचुरल, फेस द रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट इन नेचुरल। नेचुरली, है ना।
तो ये क्या है आपकी सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि पहले पेशेंट को इमेजिन करवाते हैं और फिर क्या करते हैं हम रियल जो डेंजर है उससे क्या करवाते हैं, उसका सामना करवाया जाता है, उसको फेस करवाया जाता है। दूसरी थेरेपी है फ्लूडिंग थेरेपी, सेकंड इज फ्लूडिंग। फ्लूडिंग, फ्लूडिंग और फ्लूडिंग भी कहाँ कहाँ में लेते हैं हम, तो फ्लूडिंग थेरेपी या फ्लूड थेरेपी ये भी किस में यूज़ किया जाती है, तो फोबिया में यूज़ करते हैं, किसमें, फोबिया, फोबिया में काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें पेशेंट को डायरेक्टली क्या करा दिया जाता है, डायरेक्टली पेशेंट को क्या करवा दिया जाता है, फेस करवा दिया जाता है, किससे, प्रॉब्लम से, जो उसकी प्रॉब्लम है या जो फियर है उससे डायरेक्ट क्या करवा दिया जाता है, फेस करवा दिया जाता है ना। क्या करते हैं इसमें, तो डायरेक्टली फेस फ्रॉम रियल फियर ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से उसको डर लग रहा है उसे डायरेक्ट फेस करवा दिया जाता है, या हम बोलेंगे कि उसको पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली पुश इनटू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फियर, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फियर, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फियर के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्टली पुश कर दिया जाएगा विदाउट पर रिलैक्सेशन के, फियर ऑफ विदाउट रिलैक्सेशन। विदाउट रिलैक्सेशन के उसको क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्टली पुश कर दिया जाएगा, है ना। फ्लूडिंग थेरेपी को इम्प्लोजिव थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज इम्प्लोजिव थेरेपी। किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑल्सो नोन एज इम्प्लोजिव थेरेपी। इम्प्लोजिव थेरेपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन सी थेरेपी यूज़ की जाती है, एक्यूट रिलीव फ्रॉम फोबिया, एक पेशेंट को फोबिया और फोबिया को एक्यूट रिलीव करवाना है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, थेरेपी थेरेपी यूज टू एक्यूट रिलीव ऑफ फोबिया, एक्यूट रिलीव ऑफ फोबिया। एक्यूट रिलीव ऑफ फोबिया, एक्यूट रिलीव ऑफ फोबिया के लिए कौन सी थेरेपी काम में लेते हैं, तो आप बताएंगे कौन, फ्लूडिंग। एक्यूट का मतलब है तुरंत, शॉर्ट टाइम के लिए, है ना, तो वहाँ कौन सी थेरेपी, फ्लूडिंग थेरेपी। और फ्लूडिंग थेरेपी का टाइम कितना होता है, तो फ्लूडिंग थेरेपी का जो टाइम है वो होता है 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक, 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का क्या रहता है, इसका टाइम रहता है। इसके अलावा एक छोटा बच्चा है जिसको आपने क्या कराना है, रोड क्रॉस कराना है, और बच्चे को रोड क्रॉस करने से क्या लग रहा है, डर लग रहा है, तो एक बच्चे को आप रोड क्रॉस करवा रहे हो, तो वो भी क्या एक तरीके का एग्जाम्पल है, किसका किसका एग्जाम्पल है, फ्लूडिंग का, है ना। तो ऑल्सो यूज़ कर की जा सकती है किसमें, एक बच्चे को रोड क्रॉस करवाने में भी, या किसी पेशेंट को हाइट से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, या डार्क जो है क्लोज स्पेस में जाने से डर लग रहा है, तो उन सभी कंडीशन में भी आप कौन सी थेरेपी काम में लेते हैं, फ्लूडिंग थेरेपी। नेक्स्ट आपका थेरेपी है 3 नंबर, जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो कॉग्निटिव आपको पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब, तो कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या है, थॉट।
आपको पूछा जा सकता है। और पूछा गया कि उसने कि कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ कॉग्निटिव, तो आप बताएंगे थॉट। अब हम बात करते हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ये कहाँ कहाँ काम में ली जाती है, इंडिकेटेड कहाँ कहाँ है, इंडिकेशन कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, इंडिकेटेड तो कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। तो जैसे पेशेंट किसके साथ में है, डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, पेशेंट को ईटिंग डिसऑर्डर है, क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है, डिप्रेशन का पेशेंट है, ईटिंग डिसऑर्डर है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी एंजाइटी का पेशेंट है। उन सभी कंडीशन में क्या है, आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो क्या रहती है, इंडिकेटेड रहती है। किस किस कंडीशन के अंदर, तो पेशेंट किसके साथ में है, तो पेशेंट को क्या हो रखा है, एंजाइटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है और डिप्रेशन का पेशेंट है ना। इन सभी पेशेंट में आप कैसी थेरेपी काम में ले सकते हो, तो CBT क्या करते हैं इसमें, प्रोसीजर क्या है इस थेरेपी का, प्रोसीजर कैसे करते हैं, कैसे दी जाती है, प्रोसीजर 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 तो प्रोसीजर की बात करें तो क्या करना होता है, इसमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। क्या दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाओगे। और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा के पेशेंट का क्या करना है आपने, नॉलेज इंक्रीज करना है ना। क्या करना आपने, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है किसको, पेशेंट को, एंड इंक्रीज द नॉलेज, और क्या करना आपने, पेशेंट का नॉलेज बढ़ाना है, इंक्रीज द नॉलेज, इंक्रीज द नॉलेज, पेशेंट का आप क्या करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, है ना। कैसे देते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन देते हैं, और हेल्थ एजुकेशन देके पेशेंट का यार नॉलेज बढ़ाया जाता है CBT के दौरान। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईटिंग डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी कौन सी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। तो आप क्या बताएंगे, थेरेपी, और थेरेपी कैसी थेरेपी होगी, तो CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। और CBT के साथ साथ हम क्या देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। क्या देते हैं, CBT, और आप कह सकते हो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो थेरेपी का नाम ले तो आपने बताना है क्या, CBT थेरेपी। तो ये क्या रहती है आपकी, कुछ साइकोथेरेपी रहती है। इसके अलावा कुछ साइकोथेरेपी जो रहती है, जैसे हमारी एवर्जन थेरेपी है, इसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थेरेपी है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे हम जो है वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।